सिंगानिया विला। मुझे जो करना था वो मैं कर चुका हूँ। अब तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना ही होगा। अतुल सिंगानिया लगभग चिल्लाते हुए बोलते हैं। डैड, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको किसी गैर से इतना प्यार कैसे हो सकता है कि आप उसे जबरदस्ती अपने बेटे के गले बांध रहे हैं? अतुल जी का बेटा अधिकार सिंगानिया भी उन्हीं की तरह उनसे बात करते हुए कहता है। अतुल जी उसे गुस्से में देखकर, क्या मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है कि मैं उसकी जिंदगी का एक फैसला तक नहीं कर सकता? अधिकार अतुल जी की तरफ देखकर, डैड, आप जानते हैं कि मेरा आपके और आस्था के अलावा कोई नहीं है। मेरी जिंदगी में मेरा सब कुछ आपका है। फिर भी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अधिकार की लाचारगी देखकर अतुल जी थोड़ा शांत होकर, आज मेरे जिस फैसले से तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है, कल को मेरा यही फैसला तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बनेगा। मैं तुमसे बस तुम्हारा भरोसा मांग रहा हूँ। डैड, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, पर आप जानते हैं मेरी जिंदगी में इन सब की कोई जगह नहीं है। नफरत करता हूँ मैं इन रिश्तों से। ये बात सुनकर अतुल जी की आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं। अधिकार बच्चे, एक मौका तो दो इस जिंदगी को। शायद वो तुम्हारे पिछले सारे घाव मिटा दे। क्या तुम अपने बाप के कंधों का बोझ हल्का नहीं कर सकते? क्या तुम मेरी दी हुई एक जिम्मेदारी नहीं उठा सकते? ये कहकर वो कमरे से चले जाते हैं। इधर अधिकार उनकी बात से सोच में पड़ जाता है। उसकी जिंदगी में उसके पिता अतुल जी और एक छोटी बहन आस्था, यही दोनों उसका सब कुछ हैं। अतुल जी की दूसरी वाइफ स्नेहा जी आस्था की माँ और अधिकार की सौतेली माँ है। पर ना स्नेहा जी को अधिकार फूटी आंख भी सुहाता है और ना ही अधिकार उन्हें अपनी माँ मानता है। लेकिन आस्था अपनी माँ से उलट अधिकार पर अपनी जान छिड़कती है। वही अधिकार भी आस्था को अपने दिल का टुकड़ा समझता है। अधिकार खुद को आईने में देखकर, कौन है वो जो डैड के लिए मुझसे भी ज्यादा जरूरी है? कौन है जिसने आने से पहले ही मेरी जिंदगी में तूफान ला दिया है? कौन है जिससे मिलने से पहले ही मुझे नफरत हो गई? कौन है वो? कौन? अरे चाचा, रास्ते से हटो, वरना आपकी बीवी विधवा हो जाएगी आज। अबे कंजर, अपना धनिया पुदीना साइड में रख, वरना उसी के नीचे दफन हो जाना है तुझे। ओ काकी, आंखों में मटन फिट है क्या? सीधे देख के चलो ना। एक लड़की सब्जी बाजार में स्कूटी पर बैठी उसे टेढ़ा मेढ़ा चलाते हुए बस चिल्लाए जा रही थी, मानो उसका मुंह ही हॉर्न था। आसपास के कुछ लोग उस पर हंस रहे थे और कुछ मनी मन उसे बड़ी गालियां दिए जा रहे थे। इन सबसे बेपरवाह वो लड़की अपनी ही धुन में चले जा रही थी। तभी वो लड़की पीछे मुड़कर देखते हुए, ओए होए, मेरे आशिकों ने मेरा पीछा छोड़ दिया क्या? वो कह ही रही थी कि दो ब्लैक कलर की मर्सिडीज उसके ही पीछे आ रही थी। उन्हें देखते ही वो और स्पीड में अपनी स्कूटी भगा देती है। थोड़ी देर में उसकी स्कूटी एक मंदिर के बाहर आकर झटके के साथ रुकती है। वो जल्दी से उतरकर मंदिर के अंदर जाने लगती है। अरे बेटा, चप्पल तो उतार दो। सीढ़ियों के बगल बैठी एक फूल बेचने वाली बूढ़ी दादी उसे टोकती हैं। वो लड़की रुककर, अरे दादी, वो लोग मेरा चप्पल ही तो चुराने आ रहे हैं। बूढ़ी दादी अपने आसपास देखकर, अरे बिटिया, मैं यही हूँ, तो किसकी हिम्मत ऐसी पवित्र जगह पर ऐसा पाप करने की? लड़की सामने की तरफ इशारा करते हुए, उनकी बहन को मेरा चप्पल पसंद आ गया है दादी। अभी दो काले रंग की कार में आ रहे हैं उसके वो चप्पल चोर भाई लोग। उसकी बात सुनकर वो बूढ़ी दादी और उनके आसपास बैठे कुछ भिखारी सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसे कौन से चोर हैं जो कार में बैठकर किसी की चप्पल चुराने आएंगे। खैर, वो बेचारे अपना माथा झटक देते हैं। अरे दादी माँ, आपके कहने पर चप्पल रख देती, पर मुझे इन्हें बचाना है। आपको पता है ये मेरी माँ की दी हुई आखिरी निशानी है। वो लोग इसे लेने के लिए अंदर भी आने की कोशिश करेंगे, पर आज आपको अपनी बिटिया का चप्पल बचाकर ही दम लेना है। ये बात उसने इतनी मासूमियत से बोली थी कि वो बूढ़ी दादी के साथ साथ आसपास बैठे भिखारी भी उसका चप्पल बचाने का प्रण ले चुके थे। एक बूढ़ा भिखारी सीना तान कर, बिटिया तू अंदर जा, हम तेरे चप्पल की जान से भी ज्यादा रक्षा करेंगे। तू अंदर जा बिटिया। बूढ़ी दादी भी उठकर, हाँ मेरी बच्ची, हम सब तुम्हारे साथ हैं। उन्हीं के पीछे पीछे बाकी के भिखारी भी। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। वो लड़की अपनी आंखों की नमी साफ करने की नौटंकी करते हुए, आप सबको नहीं पता आप सब क्या करने वाले हैं। मैं ना मैं ना आप सबको सरकार से ब्रेवरी का अवार्ड दिलवाऊंगी। लव यू माय न्यू फैमिली। उसकी बात सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं।
वहीं वो लड़की बूढ़ी दादी का पैर छूकर अंदर जाने लगती है कि तभी, अरे रुक साली, ब्लैक कलर से अपनी मुंडी निकाले एक मोटा भद्दा सा आदमी अपना सर निकाल कर चिल्लाता है। वो लड़की चिल्लाते हुए, दादी सारे चोर साले आ गए, चप्पल बचाओ अभियान शुरू। ये कहकर वो अंदर भाग जाती है। इधर वो बूढ़ी दादी और सारे भिखारी अंदर जाने का रास्ता ब्लॉक करके खड़े हो जाते हैं। वो मोटा भद्दा आदमी और उसके पीछे से एक और ब्लैक कलर की कार से कुछ निकले 8-10 लोग बाहर निकल कर आते हैं और अंदर की तरफ भागने लगते हैं। तभी बूढ़ी दादी उन सबके पैर के नीचे अपना डंडा लगा देती हैं, जिससे सारे के सारे एक के ऊपर एक गिर पड़ते हैं। कोई अपनी कमर पकड़कर, कोई सर सहलाते हुए और कोई अपने हाथ हिलाते हुए उठता है। सारे के सारे बूढ़ी दादी और उनकी टीम को जलती आंखों से घूरते हैं। वो मोटा आदमी आगे आकर चिल्लाते हुए, अबे बुढ़िया रास्ते से हट, वरना दुनिया से ही हट जाएगी। तभी बिजली की फुर्ती से जोर का तमाचा उस मोटे आदमी के गाल पर पड़ता है। उसको दिन में तारे नजर आ जाते हैं। वहीं उसके पीछे खड़े आदमी भी उस तमाचे के भयानक शोर से अपने अपने गाल पर हाथ रख लेते हैं। बूढ़ी दादी अपनी कमर पर हाथ रखकर, बुढ़िया होगी तेरी अम्मा, बड़ा आया मुझे इस दुनिया से उठाने वाला। मेरी इन बूढ़ी हड्डियों में अभी इतनी ताकत है कि तेरे जैसे 10 चोरों को उठाकर पटक दूं। दादी के डायलॉग से तो एक पल के लिए उनकी टीम के मेंबर भी सोच में पड़ जाते हैं। मोटा आदमी गुस्से से कुछ कहने वाला होता है कि तभी उस आदमी के पंटरों में से एक भद्दा सा आदमी सामने आकर, बॉस आप रुको, आप हैंडल नहीं कर पाओगे, मैं बात करता हूँ इससे। मोटा आदमी उसे घूर कर, क्यों तूने बुड्ढों से बात करने का ऑनलाइन कोर्स लेकर रखा है क्या? नहीं भाई, वो मेरे घर भी दो दो बूढ़े हैं ना, तो मुझे आदत है उनसे निपटने की, इसलिए। मोटा आदमी उसकी बात सुनकर, ठीक है तू ही बात कर। वो आदमी बूढ़ी दादी के सामने जाकर, देख बुढ़िया, मेरा मतलब दादी, हमें अंदर जाने दे, हमारा अंदर जाना बहुत जरूरी है। हमारी बहन अंदर है और वो साले चप्पल चोर, बहन को चप्पल पसंद आई तो जा बाजार से खरीदना, किसी और की माँ की निशानी क्यों चुराने आया है? एक भिखारी उसके सामने आकर बोला, क्या चप्पल चोर, माँ की निशानी, अभी ये सब चल क्या रहा है? उसके इतना कहते ही वो बूढ़ी दादी अपने डंडे से उसे पीटना शुरू कर देती हैं। जो कोई आगे आता है, बाकी के भिखारी भी उसे पीटने लगते हैं। अरे दादी, दादी बस कर, मैंने मर जाना है। उनका मोटा बॉस भी मार खा रहा था। वो अपने उस आदमी को घूर कर, हरामखोर साले, ऐसे बात करता है तू? बूढ़ी दादी एक डंडा उसे भी मारते हुए, चप्पल चोर कहीं का, जवान लड़ाता है मुझसे, और तू बड़ा आया मुझसे बात करने वाला, ऐसे ही डंडे पड़ते होंगे तुझे तेरे घर पर। वो आदमी दादी की तरफ हैरानी से देखकर, अरे अम्मा तुमको कैसे पता कि वो भी हमका ऐसे ही मारते हैं? दादी उसकी पीठ पर एक जोर का डंडा चिपकाते हुए, कहा है कि तू है ही ऐसा नालायक, अभी से गुंडा बनेंगे, और बनो गुंडा, करो चप्पल चोरी। अबे साला कौन यहाँ चप्पल चोर है? मोटा आदमी जोर से चिल्लाते हुए। उसकी तेज आवाज सुनकर सबके सब रुक जाते हैं और उसकी तरफ देखने लगते हैं। एक भिखारी आगे आकर, तुम सब हो चप्पल चोर, उसकी माँ की निशानी चुराने आए हो तुम सब। तभी एक जोर का थप्पड़ उस भिखारी के गालों पर पड़ता है, जिसे उस मोटे आदमी ने ही मारा था। वो चीखते हुए, अबे साले अंधे, मर्सिडीज में बैठकर चप्पल चुराने आया हूं मैं, पागल कहीं का। बूढ़ी दादी हैरानी से, मतलब तुम अपनी बहन के लिए चप्पल चुराने नहीं आए हो? मोटा आदमी अपना सिर पीटते हुए, अरे अम्मा नहीं, मैं चप्पल चोर नहीं हूँ। यार कोई बताओ इसे, मैं इस शहर का बिजनेसमैन डीके अरोड़ा हूँ। डीके अरोड़ा? ये नाम सुनते ही बूढ़ी दादी और सारे भिखारी पीछे हो जाते हैं। दादी, तो वो लड़की काहे कही कि तुम उसकी चप्पल चुराने आए हो? डीके उसे घूरते हुए, अरे वो साली मेरी ही बहन को घर से भगाकर उसकी शादी करवा रही है इस मंदिर में, वही रोकने आए हैं हम। ये सुनकर तो उन सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सब साइड हो जाते हैं और वो सब मंदिर के अंदर चले जाते हैं। उनके अंदर जाते ही वो लड़की सामने से उस बूढ़ी दादी के पास आकर एक पैकेट जल्दीबाजी में उनके हाथ में पकड़ाते हुए, सॉरी दादी माँ, मैंने झूठ बोला था, पर इनकी बहन मेरे दोस्त से बहुत प्यार करती थी। ये सब आज जबरदस्ती उसकी शादी करवा रहे थे, इसीलिए मैंने उसकी शादी मंदिर में करवाकर उन्हें यहाँ से भगा दिया। दादी, मेरे अकेले के बस की बात नहीं थी, इसलिए मैंने आप सबसे झूठ बोला। हो सके तो मुझे माफ कर देना, और ये मेरी तरफ से मेरी इस छोटी सी फैमिली के लिए।
बाय एवरीवन, अपना ध्यान रखना सब। ये कहकर वो बिना किसी की कोई बात सुने बिजली से फुर्ती से वहां से भाग जाती है। यहाँ सब एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। बूढ़ी दादी जब वो पैकेट खोलती हैं तो सबकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसमें 500 के कई सारे नोट थे, लगभग 20,000 रुपए। बूढ़ी दादी की आंखें छलक उठती हैं। जो कोई अपनों के लिए ना करे उसे इसने अनजान लोगों के लिए कर दिया। इन बूढ़ी हो चुकी आत्मा से मेरे रोम रोम से ये दुआ है कि जैसे तू अपनी जान खतरे में डालकर किसी और के प्यार को मिला रही है, वैसे ही भगवान तुझे जल्दी ही तेरे प्यार से मिला दे। तुझे मेरी भी उम्र लग जाए मेरी बच्ची। बाकी सब भी उस अनजान लड़की को अपने दिल से बहुत सारी दुआएं देते हैं। फूड्स विला रेस्टोरेंट। बसल, आर यू क्रेजी? अधिकार बस्सल पर लगभग चिल्लाते हुए कहता है। भाई बस्सल, जो कि अधिकार का मैनेजर कम उसके बचपन का दोस्त ज्यादा है, वो तुरंत अपने मुंह पर उंगली रख लेता है। बस्सल अपने मुंह पर उंगली रखे रखे ही, पर मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? अधिकार उसे घूरते हुए। मुंह खोलकर बात कर। बस्सल फटाक से उंगली नीचे करके प्लेट में रखा आधा बर्गर अपने मुंह में डालकर खाने लगता है। अधिकार उसे और ज्यादा घूरने लगता है। इधर बस्सल अपने मन में मगन, पूरा बर्गर खत्म करके। देख भाई, वो तेरे डैड हैं, उन्होंने कुछ कहा होगा तो सोच समझ कर ही कहा होगा। तू उसे एक मौका तो देना। अधिकार उसके हाथ से जूस का गिलास छीनते हुए। तेरे साथ ये होता तो तुझे पता चलता। अभी दूसरों को मुफ्त का ज्ञान देने में ज्यादा मजा आ रहा है तुझे, है ना? बसर भी उसकी तरह उसके हाथ से जूस छीनते हुए। तो मत लेना, वैसे भी मुझे फ्री में ज्ञान देने का कोई शौक नहीं है। घर जाना तो आराम से सोचना, फिर अंकल को अपना जवाब देना। अभी यहाँ लंच करने आए थे तो मुझे शांति से लंच करने दे। ये कहकर वो जूस का गिलास घटाघट एक ही सांस में पी जाता है। इधर अधिकार अपने ही सवालों और जवाबों में खोया हुआ बसर से। बसर, कैसी होगी वो लड़की? अबे अकड़ू घमंडी कंजर इंसान, मेरे जैसी। मतलब एहसास जैसी। एहसास राठौर जैसी, समझा? ये आवाज सुनते ही जहाँ अधिकार का माथा ठनक गया, वही बसल के मुंह में बचा हुआ जूस एक ही झटके में बाहर आ गया। बाकी सब भी एक टेबल की तरफ देखने लगे, बसल अपना मुंह साफ करते हुए। आज तक ना किसी ने इतने अच्छे से समझा और ना ही इतना बेहतरीन जवाब दिया है। बसल की बात सुनकर अधिकार ने उसे घूर कर देखा। बसल जानबूझकर उसे इग्नोर करते हुए उस दूसरे टेबल की तरफ देखने लगा, जहाँ एक लड़की किसी लड़के को अपना चंडी रूप दिखा रही थी। अबे अकेली लड़की को क्या बाप का माल समझा है? तुझे तो आज ऐसा सबक सिखाना है कि तू अपनी बीवी से भी राखी बंधवाएगा। रुक तू आज। वो मरियल सा लड़का जो थोड़ी देर पहले उसे अपने पैसे का घमंड दिखा रहा था, अब भीगी बिल्ली बन चुका था। दीदी सॉरी। सॉरी दीदी, मैं तो बस ऐसे ही ट्राई कर रहा था आप पर। एहसास उसे ऊपर से नीचे घूर कर। तुझे मैं मनीष मल्होत्रा का डिजाइनर कुर्ता लग रही हूँ जो तू मुझे ट्राई कर रहा था? वो लड़का एहसास के पैर पकड़ लेता है। अरे दीदी, दीदी प्लीज जाने दो, पापा को पता चल गया तो बहुत मारेंगे। प्लीज जाने दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। एहसास उसे उठने का इशारा करते हुए। एहसास से पंगा लेने वाले इतनी आसानी से बच नहीं पाते। आज सुबह ही उस डीके को सबक सिखा कर आई हूँ, अब तेरी बारी। ये कहकर वो उस लड़के को मारने वाली होती है कि तभी रेस्टोरेंट का मैनेजर आ जाता है। मैम सो सॉरी, सो सॉरी। प्लीज आप शांत हो जाइए, मैं इन्हें पुलिस के हवाले कर देता हूँ। तभी वो लड़का हाथ जोड़कर, दीदी प्लीज ऐसा मत करिए, मेरे पापा मुझे 2 मिनट में वहां से निकाल लेंगे, पर मेरी माँ मेरी बहन इनको पता चलेगा तो वो बहुत दुखी हो जाएंगी। प्लीज दीदी जाने दीजिए मुझे। यह सुनते ही एहसास की आंखें नम हो जाती हैं। उसने अपनी आंखों की नमी साफ करते हुए, तुम्हारी बहन के लिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, जाओ यहाँ से और दोबारा यह गलती नहीं होनी चाहिए। यह कहकर एहसास अपने ब्लैक गॉगल लगाकर खुद वहां से निकलने लगती है। तभी वो पीछे से टकरा जाती है। अबे कंजर इंसान, देखकर खड़ा नहीं हो सकता? व्हाट? वो अपनी गॉगल नीचे करके देखती है तो सामने एक लंबा चौड़ा ड्रेसिंग सा बंदा खड़ा उसे ही घूर रहा था। उसने बिजनेस सूट पहन रखा था, बाल बहुत अच्छे तरीके से जेल से सेट किए हुए थे, चेहरे पर एक सीरियस लुक था। कुल मिलाकर वो कोई हीरो लग रहा था। वैसे अधिकार सिंघानिया ही था। एहसास उससे अपनी नजरें हटाकर, आंखें हैं या बटन? वाट? अधिकार फिर से यही बोलता है। एहसास उसे साइड करते हुए, गवार इंसान, कोई दूसरा वर्ड भी सीख लो। ये कहकर वो तेजी से चली जाती है। वहीं बसल अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगता है। बहुत सही, मजा आ गया। अधिकार उसे गुस्से से घूर कर,
हाफ सैलरी कट। यह सुनते ही बेचारे बस्सल की सारी हंसी एक झटके में गायब हो जाती है। यार अधिकार ऐसा मत कर। अधिकार बाहर की तरफ जाते हुए, अधिकार सिंघानिया मुफ्त में किसी की बकवास नहीं सुनता है। गॉट इट। बसल उसके पीछे पीछे रोनी सूरत बनाकर चलते हुए, गरीब का हक मत मार, पाप लगेगा तुझे। आई डोंट केयर। बसल ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए, बच्चे की तरह मुंह बनाकर, जा तुझे मेरा इस गरीब बस्सल का श्राप है। ऐसी ही एक लड़की तेरी जिंदगी में आकर तुझे अच्छे से सुधारेगी। जैसे तू मेरे सर पर करता है ना, वैसे ही तेरे सर पर तांडव करेगी। तांडव देख लियो। अधिकार अपनी आंखें बंद करके आराम से बैठते हुए, अधिकार पर अधिकार करने वाला कोई नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। जस्ट वेट एंड वॉच अधिकार सर। ये कहकर बस्सल फुल स्पीड में कार दौड़ा देता है। डैड कहाँ जा रहे हैं आप? प्लीज कुछ तो बताइए। अधिकार के डैड अतुल जी अपना सामान पैक कर रहे थे और अधिकार उन्हें रोकने की कोशिश किए जा रहा था। मेरा मन, मैं कहीं भी जाऊं। अगर तुम अपने मन के मालिक हो तो मैं भी बाप हूँ तुम्हारा। अब मैं भी वही करूंगा जो मैं चाहता हूँ। अतुल जी बिना अधिकार की तरफ देखे ही कहते हैं। अधिकार उनके हाथ से उनके कपड़े छीनते हुए, स्टॉप इट डैड। आप क्या बच्चों जैसी जिद कर रहे हैं? जब बच्चे ही बड़ों जैसी हरकत करने लगे तो बड़ों को बच्चा बनना ही पड़ता है। मिस्टर अकड़ू, अधिकार सिंघानिया, पीछे से कमरे में आते हुए बसल ने कहा। अधिकार और अतुल जी ने उसकी तरफ पलट कर देखा। बसल ने झुककर अतुल जी के पैर छू लिए। अधिकार उसकी तरफ घूर कर, तुम्हें ऑफिस में कोई काम नहीं था क्या, जो इतने फालतू थे कि सुबह सुबह मेरे घर आ गए अपनी बकवास सुनाने? उसे मैंने बुलाया है। तुम्हें कोई तकलीफ? अतुल जी ने अधिकार की तरफ घूर कर कहा। अरे सिर्फ तकलीफ? अंकल, इसके तो सर में, पेट में, पीठ में और दिल में भी दर्द होने लगा होगा मुझे यह देखकर। यह कहकर बसल बच्चों जैसा मुंह बनाकर अतुल जी के पीछे हो गया। अधिकार उसे गुस्से से देखते हुए, तू भूल रहा है कि मैं सिर्फ तेरा दोस्त ही नहीं, तेरा बॉस भी हूँ। लगता है रेस्टोरेंट वाला झटका तेरे लिए काफी नहीं है। यह सुनते ही बस्सल को वो हाफ सैलरी कट वाली बात याद आ जाती है। उसे याद करते ही उसका हाथ उसके सीने पर चला जाता है। बस्सल रोनी सूरत बनाकर, याद है, साफ याद है। और मैंने जो कहा था वो भी याद है तुझे? देख लेना तेरे साथ वही होगा। लेकिन उससे पहले मैं अपने बच्चों से कह दूंगा कि वो ना तुझे अपनी साथ में बुलाएंगे, ना तुझे मामा बोलेंगे। तूने भोले भाले बस्सल का पैसा मारा है ना? देख अब तू मेरा इंतकाम देखेगी, मतलब देखेगा। जहां उसकी बातें सुनकर अधिकार का सिर दुखने लगा था, वहीं अतुल जी कब से उसे मुंह खोले देख रहे थे। अतुल जी हैरानी के साथ, बसल बेटा तुम्हारी शादी हो गई? तुमने मुझे बुलाना तो दूर बताया भी नहीं। बसल शर्माते हुए, अरे नहीं अंकल, अभी कहाँ शादी हुई है मेरी, अभी तो मैं छोटा सा बच्चा हूँ। अतुल जी और ज्यादा हैरानी के साथ, तो ये बच्चे कैसे? बसल और ज्यादा शर्माते हुए, वो ना, वो तो शादी के बाद होंगे। अतुल जी और अधिकार एक दूसरे का चेहरा देखकर बसल की तरफ देखते हुए, आथू। बसल बेचारे का तो मुंह बन जाता है और वो दोनों हंसने लगते हैं। अधिकार अतुल जी के फेस पर थोड़ा स्माइल देखकर सोचता है कि शायद अब डैड मान जाए। तभी अतुल जी अधिकार को अपनी तरफ देखता पाकर उसके भाव समझ जाते हैं और फिर से अपने चेहरे पर सख्त भाव ले आते हैं। अधिकार अपने डैड का हाथ पकड़कर, डैड प्लीज जिद छोड़िए, मुझे समझने की कोशिश कीजिए। अतुल जी उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए बसल की तरफ देखकर, बसु कह दे इसे, अगर ये मेरी कोई बात नहीं मान सकता तो मैं भी इसकी कोई बात नहीं मानूंगा। बसल कुछ कहने को होता है, तभी अधिकार भी उसकी तरफ देखकर, बसल डैड से बोल दो कि मैं इन सब के लिए अभी तैयार नहीं हूँ, ना ही मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट है। बसल फिर कुछ कहने को होता है, तभी अतुल जी फिर से उसकी तरफ देखकर, इसे कह दो जो होना था वो हो चुका है, अब इसकी मर्जी हो या ना हो, इसे एक्सेप्ट करना ही होगा, वरना मैं चेहरा नहीं देखूंगा उसका। बसल डैड से पूछो, उनके लिए वो लड़की मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। बसल बोल दो इसे कि हाँ वो लड़की इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। और कुछ? इसी के साथ अधिकार और अतुल जी की बहस शुरू हो जाती है, जिसके बीच में फंस रहा था बेचारा बसल। वो कभी अधिकार को देखता तो कभी अतुल जी को। हर बात में दोनों उसका ही नाम ले रहे थे, पर कोई उसे कुछ बोलने का मौका नहीं दे रहा था। बस, बस करो दोनों, मैंने खेलना ही नहीं है, आखिर तंग आकर बस्सल ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज सुनते ही दोनों शांत हो गए। फिर अधिकार उसे गुस्से से घूर कर देखता है। बस्सल थोड़ा पीछे होकर, बच्चों जैसा मुंह बनाकर, प्लीज बॉस, ऐसे मत देखो मुझे,
आप दोनों तब से बस्सल ये कह दो बस्सल वो कह दो कर रहे थे, पर कोई मुझे बोलने ही नहीं दे रहा। ऐसे थोड़ी कोई गेम खेलते हैं। अधिकार अपनी एक आईब्रो ऊपर करके गुस्से से, यहाँ मैं गेम खेल रहा हूँ? ना, नहीं बॉस, मैं तो। अतुल जी, ठीक है, बोलो क्या कहना था। बस्सल अधिकार से नजर चुराते हुए, वो अंकल, आपके फ्लाइट का टाइम हो गया है, चलिए हमें निकलना है। अधिकार अपने दांत पीसते हुए, तुम्हें यह कहना था? लाइक सीरियसली? और डैड, आप सच में जा रहे हैं? बसंत कुछ कहता है इससे पहले ही अतुल जी अपना लगेज नीचे रखते हुए, जब कोई मुझे समझता ही नहीं तो किसी की बात का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। चलो बसु, ये कहकर वो जाने लगते हैं और उनके पीछे उनका लगेज लेकर बस्सल भी चल पड़ता है। मैं तैयार हूँ डैड। वो दोनों अभी दरवाजे पर पहुंचे ही थे कि पीछे से अधिकार की आवाज आती है। अतुल जी और बसल पीछे पलटकर देखते हैं। ओके डैड, आप जो चाहते हैं वही होगा, ये कहकर वो उनसे मुंह फेर लेता है। इधर अधिकार के मुंह से हाँ सुनते ही अतुल जी और बसल खुशी से उछलते हुए एक दूसरे से हाई फाई करते हैं। पर मेरी एक शर्त है। यह सुनते ही दोनों की खुशी जितनी जल्दी आई थी उतनी जल्दी ही चली जाती है। अतुल जी सीरियस होकर, कैसी शर्त? अधिकार सोफे पर बैठते हुए, मेरी शर्त यह है कि अगर मुझे इन 6 महीनों में कुछ भी गलत लगा या किसी भी तरह से मेरा कोई नुकसान हुआ तो मैं ये डील वहीं खत्म कर दूंगा। अतुल जी उसे पूरे गुस्से से घूरते हुए, ये तुम्हारे लिए एक डील है? अधिकार बहुत नॉर्मल होकर, ऑफ कोर्स डैड, आई एम द ग्रेट बिजनेसमैन अधिकार सिंघानिया, मेरे लिए सब कुछ एक डील जैसा है, और जिस डील में मुझे एक पैसे का भी लॉस हो वो डील मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब बोलिए, आपको मेरी शर्त मंजूर है या नहीं? अतुल जी कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए, मुझे नहीं पता था मेरा बेटा इतना अच्छा बिजनेसमैन है। खैर, मैं तुम्हारे जितना बड़ा तो नहीं हूँ, पर तुम्हारा बाप जरूर हूँ। मैंने ऐसे ऐसे बिजनेस डील किए हैं जिनमें हर किसी ने सिर्फ लॉस देखा, और मैंने खुद पर भरोसे के दम पर उन्हें भी आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। इस डील के साथ भी यही होगा। जिसमें तुम अभी लॉस देख रहे हो, आगे चलकर ये तुम्हारी जिंदगी की खुशियों में सिर्फ बरकत करेगा। किसी को परखने में मेरी नज़र कभी धोखा नहीं खा सकती। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज से 6 महीने बाद तुम खुद चलकर मेरे पास आओगे, मेरा आशीर्वाद लेने, मुझे थैंक यू बोलने। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। अपने डैड के इस कॉन्फिडेंस को देखकर तो एक पल के लिए अधिकार भी सोच में पड़ जाता है। अतुल जी उसे ऐसे देखकर, ज्यादा मत सोचो मेरे बच्चे, अभी सोचने के लिए बहुत टाइम है। चलो अब मैं चलता हूँ। अधिकार ये सुनकर चौंक जाता है। डैड, अब तो सब क्लियर हो गया ना? फिर कहाँ जा रहे हैं आप? अतुल जी बसल को देखकर मुस्कुराते हुए, जहाँ मैं जा रहा था वही जा रहा हूँ। अधिकार चिढ़ते हुए, क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी का जो सबसे बड़ी डील जैगवार है, उसी के लिए मैं स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ। अधिकार ये सुनते ही बसल की तरफ देखकर, क्या तुम्हें भी ये पता था? बसल अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए, हाँ बिग बॉस, यानी कि अंकल ने सुबह बताया था। अधिकार अपने डैड की तरफ देखकर, मतलब आप दोनों अभी तक ड्रामा कर रहे थे? अतुल जी उससे नजरें चुराते हुए, नहीं, ऐसा नहीं है, बस मैं गुस्सा था तो कुछ बता नहीं रहा था, और इसी बहाने तुम मान भी गए तो बस इसलिए। अधिकार का तो दिमाग खराब हो जाता है। इतना बड़ा बिजनेसमैन बेवकूफ जो बन गया था, वो भी अपने डैड और पागल बसल से। मैनेजर बसल बिग बॉस की बातें मानने का बहुत शौक है ना आपको? ठीक है, ऑफिस में मिलिए आप मुझसे, मैं बताता हूँ आपको कि ये बॉस क्या चीज़ है। जहाँ ये धमकी सुनकर बसल की हवा टाइट हो जाती है, वहीं अधिकार कुछ और बोलता है इससे पहले ही अतुल जी बाहर निकलते हुए, तुम अपने वादे से पीछे मत हटना। आप, वो आज आ जाएगी और कल तुम्हारी मम और आस्था भी घर आ जाएंगी। टेक केयर एंड बाय। अधिकार को और कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिलता है। अतुल जी बसल के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल गए। इधर अधिकार गुस्से में अपने रूम की तरफ चला गया। एहसास अपना बैग पैक करते हुए, इन सब में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप जानती हो कि मेरी जिंदगी का अब यही एक मकसद है। मैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद के लिए जा रही हूँ, और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगी। पर तुम क्यों नहीं मान रही कि यह रास्ता इतना आसान नहीं है जितना तुम इसे समझ रही हो? बहुत मुश्किल है अकेली ये सब करना। हल्के सांवले रंग की एक लड़की, जो सांवली होकर भी काफी आकर्षक लग रही थी, उसने एक सिंपल सूट पहन रखा था, कंधे तक खुले हुए बाल, माथे पर छोटी सी काली बिंदी थी, पर उसके चेहरे पर यह बात कहते हुए एक अजीब सा डर और दर्द था। वर्षा,
आपका वो भगवान मुझे अकेला करके हराना चाहता है, तोड़ना चाहता है, पर ना मैं अब रुक सकती हूँ और ना ही उसके सामने झुक सकती हूँ। ये जंग मेरी है, ये मकसद मेरा है। इसे पूरा भी मैं ही करूंगी, वो भी अकेले। एहसास की ये बात सुनकर वर्षा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एहसास उसे ऐसे देखकर बहुत मायूस हो जाती है। वो उसके पास जाकर, वर्षा प्लीज, आप खुद को संभालो। प्लीज ये सब मत सोचो। अगर मंजिल का पता हो तो रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना रहे, इंसान उस तरफ पहुंच ही जाता है। वर्षा उसके गले लगकर, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या मुंह दिखाऊंगी मैं अनुभव को? कहीं ये मंजिल, ये रास्ते तुम्हें खतरे में ना पहुंचा दें। मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। और वैसे भी अब मेरे पास खोने को बचा ही क्या है? सब तो छीन लिया आपके उस भगवान ने। ये कहते ही एहसास की आंखों से आंसू की कुछ बूंदें गिर पड़ी, पर वर्षा उसे देखती इससे पहले ही उसने अपने आंसू पोंछ लिए। ऐसा मत बोलो, भगवान ने जो भी किया वो कुछ सोच कर ही किया होगा। उनका खेल कोई नहीं समझ सकता। एहसास, वर्षा की ये बात सुनकर एहसास मुस्कुराने लगी। वो मुस्कुरा तो रही थी और उसकी आंखों का दर्द वर्षा को भी दिख गया था। एहसास हंसते हुए, सोच कर किया होगा, हाँ हाँ। वर्षा, आपकी बाकी की बातें इग्नोर कर देती हूँ, पर यह सही कहा आपने कि आपका भगवान खेल खेलता है, और वो भी धोखेबाजी से। प्लीज एहसास, ऐसा मत बोलो। क्यों? आप डर रही हैं क्या, इसलिए कि आपको लगता है कि भगवान मुझसे नाराज होकर मेरे साथ कुछ और बुरा ना कर दें? एहसास, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। वैसे उसने मेरे पास कुछ छोड़ा नहीं है जो अब वो नाराज होकर मुझसे कुछ छीन लेगा या मेरा बुरा करेगा। आपका भगवान अब मेरी तरफ से फ्री है, टोटल फ्री। एहसास की बातें सुनकर वर्षा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो कुछ कहती नहीं है। एहसास फिर से उसे गले लगाकर, मैं जा रही हूँ, आप अपना ध्यान रखना। कुछ भी जरूरत हो तो कॉल कर लेना। वर्षा हमें से रिला देती है। थोड़ी देर बाद एहसास अपनी मंजिल की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ चल देती है। ओ माय गॉड, दिस डे! ये कहकर अधिकार पूरे दिन का थका हारा सोफे पर आंख बंद करके बैठ जाता है। काफी देर बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसे अपने कमरे का दरवाजा और लाइट खुली हुई नजर आती है। ये सर्वेंट भी, मैंने 1000 बार बोला है कि मुझे मेरे कमरे की लाइट्स ऑफ चाहिए, पर इन्हें एक बार में समझ में नहीं आता। बेवकूफ कहीं के। ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ चल देता है। कमरे में पहुंचकर वो बिना इधर उधर देखे लाइट ऑफ करके शावर लेने चला जाता है। शावर के नीचे, डैड ने बोला था कि वो आज आ जाएगी, पर वो अभी तक आई तो नहीं। जिस लड़की को टाइम की वैल्यू ना हो, उसे किसी और चीज की क्या खाक बेलू होगी। यह सर तो मैं ही जीतूंगा। यह कहकर वो सावर ऑफ करके चेंज करके सोने चला जाता है। सावर लेकर अधिकार को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। वो सीधा बेड पर लेट गया। थोड़ी देर के लिए तो सब ठीक था, पर अचानक उसके सीने पर उसे कुछ भारी सा महसूस हुआ। उसकी नींद एक झटके में गायब हो गई। उसने छूकर देखा तो वो किसी का पैर था। व्हाट इज दिस? ये कहकर उसने वो पैर अपने ऊपर से हटा दिया। वो अभी उठने ही वाला था कि किसी ने उसके पेट पर अपना पैर जोर से रखा और उसके सीने पर हाथ रखकर उसे कसकर पकड़ लिया। अब तक अधिकार का दिमाग खराब हो चुका था। उसने फिर से किसी तरह अपने ऊपर से पैर और हाथ हटाया। वो उठने ही वाला था कि एक जोर की लात उसकी पीठ पर पड़ी और वो चीखते हुए बेड से नीचे जा गिरा। उसकी आवाज के साथ साथ एक और चीख निकली, हाँ, व्हाट द हेल! ये कहकर अधिकार अपनी पीठ सहलाते हुए लाइट ऑन करता है। रोशनी में जब उसने सामने की तरफ देखा तो वो हैरान हो गया। आप, तुम? सामने बेड पर बैठी एहसास आंखें फाड़े अधिकार की तरफ देख रही थी। अधिकार लगभग चीखते हुए, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आने की? यह सुनते ही एहसास का तो पारा हाई हो गया। वो भी चिल्लाते हुए, ओहो, देखो जरा इनको! आप बड़े कहीं के सलमान खान हैं जो मैं आपका पीछा करते हुए यहाँ आ गई। अधिकार हैरानी से, वाट? एहसास बेड से उठते हुए, वाट नहीं, थॉट। ये थॉट आया भी कैसे आपके दिमाग में कि मैं, मतलब एहसास अरोड़ा, आपका, आप जैसे अकड़ू का पीछा करेगी? अधिकार का तो पारा ही हाई हो गया। वो गुस्से में चिल्लाते हुए, शट अप! अगर एक भी वर्ड बोला तो मैं तुम्हें अभी के अभी उठाकर बाहर फेंक दूंगा, समझी? एहसास अपने कुर्ते की आस्तीन ऊपर करके अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर, ओहो, नहीं, मतलब मैं आपको पागल नजर आती हूँ? आप उठाकर बाहर फेंकेंगे और मैं अपना सर झुकाकर कहूंगी, आइए आइए, मुझे उठाकर और बाहर जाकर कचरे की तरफ फेंक दीजिए, है ना?
अगर तुमने अब एक और बार मुझसे बात की तो मैं सच में तुम्हें फेंक दूंगा, अधिकार ने दांत पीसते हुए कहा। एहसास उसे उंगली दिखाते हुए। एहसास राठौर को हाथ भी लगाया। तो सांस से दोबारा कोई काम करने लायक बचोगे नहीं, समझे? हु द हेल आर यू? अधिकार ने चीखते हुए कहा। इस बार एहसास उसकी इस आवाज से थोड़ा डर गई, पर उसने अपने चेहरे से जाहिर नहीं होने दिया। कंजर होने के साथ साथ बहरे भी हो शायद। कहा ना कि एहसास राठौर हूं मैं, अतुल सिंघानिया के घर पर आई हूँ। वो अंकल है मेरे। ये बात सुनकर अधिकार थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, पर उसका गुस्सा ठंडा नहीं होता। वो एहसास को ध्यान से ऊपर से नीचे देखता है। पतली दुबली छोटे हाइट की एक लड़की, जो काफी ज्यादा गोरी थी। उसने ब्लैक कलर की एक शॉर्ट कुर्ती और ब्लैक कलर की ही एक अफगानी पहन रखी थी। उसके गोरे बदन पर वो ड्रेस बहुत ज्यादा खेल रही थी। बालों का ढीला ढाला जूड़ा था, जो काफी बिखर चुका था, पर वो भी उसकी खूबसूरती बढ़ा रहे थे। छोटी छोटी पर गहरी आंखें, लंबी सी नाक और दो गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ। देखने में वो किसी डॉल जैसी लग रही थी। अधिकार उसे इतने गौर से देख रहा था जैसे उसने उससे पहले किसी इंसान को देखा ही ना हो। अब एहसास काफी असहज महसूस करने लगी। उसने अपना ध्यान तोड़ते हुए कहा, हो गया? अधिकार, व्हाट? एहसास, अरे मेरा एक्सरे। और क्या? अब मेरा एक्सरे कर चुके हो तो रिपोर्ट भी दे दो। लगे हाथ मैं भी देख लूं मुझ में क्या क्या डिफॉल्ट है। उसकी बात का मतलब समझकर अधिकार झेप गया। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, फिर दीवार की तरफ देखते हुए। मेरा नाम अधिकार सिंघानिया है, मिस्टर अतुल सिंघानिया का बड़ा बेटा। मैं एक बिजनेसमैन हूँ और ये मेरा रूम है। आप? हाँ, तो मैं क्या करूँ? गोद में खिलाऊं आपको? अपना अधिकार प्रमाण बंद करिए और ये बताइए कि जब आपको पता है कि आपके घर कोई आने वाला है तो आपको घर पर मौजूद रहना चाहिए था ना? जब आपकी डैड नहीं है यहाँ तो आपको उनकी जगह पर होना चाहिए था। कोई एक गिलास पानी देने के लिए नहीं था? वो सब तो छोड़ो, इस कमरे के अलावा बाकी का कोई कमरा अनलॉक भी नहीं किया हुआ था। खाली वाट वाट करते रहते हैं। सिर्फ वाट ही पड़ा है क्या? उसके आगे आपने कोई मैनर्स भी नहीं सीखा था क्या? अधिकार गुस्से से पलटते हुए। मुझे नहीं पता था कि आप कब आएंगी। मैं ऑफिस में था और मेरी बहन और उसकी मम और डैड सब बाहर गए हुए हैं। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं होता है कि मैं मेहमानों का वेलकम करता फिरूं। समझिए आप? अच्छा अच्छा, बस करिए, ज्यादा चढ़िए मत। मैं आज रात यहीं सोऊंगी, आप जाकर कहीं और सो जाइए। ये कहकर एहसास बेड पर लेट गई। अधिकार जब तक कुछ बोलता, एहसास ब्लैंकेट से खुद को कवर कर चुकी थी। आर यू आउट ऑफ माइंड? ये मेरा रूम है, अधिकार ने अपने दांत पीसते हुए कहा। पर आज रात के लिए ये मेरा है, ये सजा है आपकी। अब दरवाजा बंद करते हुए जाइएगा। गुड नाइट। एहसास ने ब्लैंकेट के नीचे से ही कह दिया। इधर अधिकार का मुंह देखने लायक था। आज तक ऐसी बदतमीजी उसके साथ किसी ने नहीं की थी। फिर भी अपने डैड के लिए खुद पर कंट्रोल करते हुए वो पैर पटकता हुआ बाहर चला गया। और इधर एहसास हर चीज से बेपरवाह घोड़े बेचकर सो गई। अगली सुबह, भाई भाई उठिए। अधिकार सोफे पर पसर कर सो रहा था। उसके कानों में इस वक्त वो मीठी आवाज भी जहर जैसी लग रही थी। वो अधकुली नींद में ही बड़बड़ाते हुए, वाट द, अब तो सोने दो कम से कम। प्लीज गो, डोंट डिस्टर्ब मी। भाई मैं हूँ, प्लीज उठिए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर से वही आवाज सुनकर अधिकार आंखें मलते हुए सोफे पर उठकर बैठ गया। उसने जब ध्यान से देखा तो सामने एक छोटी सी पर थोड़ी मोटी सी और बहुत ज्यादा क्यूट सी एक लड़की खड़ी थी। अधिकार मुस्कुराकर उसे गले लगाते हुए, छोटी, तुम कब आई? ये लड़की कोई और नहीं, उसकी वह नाश्ता थी। वो सोफे की तरफ देखकर, जब से आप इस सोफे पर एडजस्ट होकर सो रहे थे तभी। यह सुनते ही अधिकार को रात की सारी बातें याद आ जाती हैं। अचानक से गुस्से में अधिकार के मुंह से निकलता है, एहसास राठौर? क्या? क्या कहा भाई आपने? एहसास? वो आ गई क्या? आस्था के मुंह से एहसास का नाम सुनकर अधिकार थोड़ा हैरान हुआ। तुम जानती हो उसे? नहीं भाई, पर डैड ने बताया था कि एहसास नाम की एक लड़की आने वाली है, हमारे घर की गेस्ट है, इसलिए मुझे उनका ध्यान रखने को बोला था। तभी तो हम आज आए हैं। अधिकार अपने मन में, डैड मुझे नहीं पता था कि आपने हर तरफ से उसको सेव कर लिया है। पर आप कुछ भी कर लीजिए, वो इस घर से, हमारी जिंदगी से जाकर ही रहेगी। क्या हुआ भाई? क्या सोच रहे हो? और कहाँ है एहसास? आस्था के सवालों से अधिकार अपनी सोच से बाहर आया। ऊपर मेरे रूम में। ये बात अधिकार के मुंह से अचानक निकल गई थी। क्या? आपके रूम में?
एक ही दिन में आप दोनों? आस्था ने हैरानी से पूछा। अधिकार अपनी बात पर गौर करके उसे सही करते हुए, वो मेरे रूम में सो गई थी तो मुझे सोफे पर सोना पड़ा। वो तुम्हारी मम सारे रूम की कीज अपने साथ लेकर चली गई थी, इसलिए। ओह, मुझे तो लगा कि। आस्था ने दबी मुस्कान के साथ कहा। अधिकार उसे घूरते हुए, ज्यादा लगाओ मत वरना मैं एक कान के नीचे लगा दूंगा, समझी? और जल्दी गेस्ट रूम खोलकर उसे शिफ्ट करो। मुझे आधे घंटे के अंदर मेरा रूम नीट एंड क्लीन चाहिए। जल्दी जाओ। आस्था उसके इतना कहते ही रूम की तरफ भाग जाती है। उसे पता है कि अगर अधिकार का काम उसके टाइम के हिसाब से नहीं हुआ तो वो पूरा घर अपने सर पर उठा लेगा। कुछ ही देर में एहसास अधिकार के रूम के एक रूम बाद वाले गेस्ट रूम में शिफ्ट हो गई। वही सर्वेंट के हेल्प से आस्था ने अधिकार का पूरा रूम क्लीन कर दिया। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लीजिए, मैं अपने घर में किसी भी फालतू ऐरी गैरी लड़की को एक पल के लिए भी नहीं रुकने दूंगा, समझ गए आप? स्नेहा जी, यानी आस्था की माँ, फोन पर अतुल जी से बात करते हुए चिल्ला रही थी। उधर से अतुल जी भी उनकी तरह चिल्लाते हुए, घर के सारे फैसले तुम्हारी मर्जी से लिए जाएं, ये जरूरी नहीं है। हाँ हाँ, क्यों जरूरी होंगे? वैसे भी अभी तक आपको अपने लाडले के अलावा कुछ और दिखता नहीं था। अब ये एक और आ गई मेरे सर पर सवार होने। भगवान के लिए अधिकार को इन सब के बीच में मत घसीटो और ना ही अपनी जुबान खोलो। क्यों? क्यों ना खोलो? अभी तक जितना था सब उस अधिकार के नाम पर कर दिया और अब ले आए एक और अनाथ को हमारे सर का बोझ बनाने। देखिए, खबरदार अगर उसे अनाथ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अगर तुमने एहसास के साथ कुछ भी बुरा किया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। अगर ज्यादा दिक्कत है तो अपने मायके चली जाओ। ये कहकर अतुल जी ने बिना उनकी कोई बात सुने फोन कट कर दिया। इधर स्नेहा जी गुस्से में अपना फोन जमीन पर पटकते हुए, बस बहुत हुआ। अभी तक इस अधिकार को बर्दाश्त कर रही थी पर अब इसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं अपनी आस्था का हक किसी को नहीं मारने दूंगी। लड़की, तू जिस तरह से अपने सपने सजाकर आई है, तेरी जिंदगी मैंने जहन्नुम ना बना दी तो मेरा नाम स्नेहा सिंघानिया नहीं। मम्मा, क्या हुआ? किस पर गुस्सा हो रहे हो आप? आस्था स्नेहा जी के रूम में आते हुए बोली। स्नेहा जी आस्था को देखकर हड़बड़ा गईं। दरअसल वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी उनको किसी भी हालत में गलत समझे। स्नेहा जी हड़बड़ाते हुए, वो वो कुछ नहीं, बस कंपनी वाले कॉल करके परेशान कर देते हैं, बस वही। अच्छा, कोई नहीं, चलिए नाश्ता कर लीजिए, सब आ चुके हैं। नहीं, मुझे नहीं जाना, मेरा नाश्ता यहीं भिजवा दो, स्नेहा जी ने आस्था से मुंह फेरते हुए कहा। पर मम्मा, भाई और एहसास आ चुके हैं, प्लीज, वो गेस्ट हैं हमारी, ऐसे अच्छा नहीं लगता कि। एक बार बोला ना कि नहीं आना है मुझे, जाओ यहाँ से, स्नेहा जी ने आस्था की पूरी बात सुने बिना ही उसे गुस्से से देखकर कहा। आस्था समझ गई कि इसके आगे कुछ कहना बेकार है। वो चुपचाप वहां से चली गई। इधर नाश्ते की टेबल पर अधिकार और आस्था एहसास का वेट कर रहे थे। एहसास को आने में जितनी देर हो रही थी, अधिकार का गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा था। आस्था, अगर 10 मिनट के अंदर वो नहीं आई तो मैं स्टार्ट कर दूंगा। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं किसी और फालतू के लिए वेट करके उसे ऐसे वेस्ट करूं। अधिकार ने अपनी घड़ी की तरफ देखकर कहा। बस 2 मिनट, मैं अभी देख कर आती हूँ। यह कहकर आस्था ऊपर की तरफ जाने लगी। छोटी, किसी ने पीछे से पुकारा। आस्था ने पलट कर देखा तो सामने बसल था। आस्था उसे देखते ही जाकर उसके गले लग गई। भाई, कैसे हो आप? मैंने बहुत मिस किया आपको। मैं ठीक हूँ छोटी, तुम बताओ, बसल ने कहा। आस्था, मैं एकदम फिट एंड फाइन, बसल हंसते हुए। और पहले से मोटी भी? हाँ हाँ। क्या भाई, मैंने तो वेट कम किया है और आप ऐसे बोल रहे हो? आस्था ने उसके पेट पर हल्का मुक्का मारते हुए कहा। बसल डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए, सॉरी, वो तेरा वेट गेन करना और लूज करना दोनों एक ही जैसा है, इसलिए कहा। अच्छा, जल्दी से मुझे नाश्ता करा। आस्था कुछ बोलने वाली होती है कि तभी, लो, बेड की बात कौन कर रहा है जो खुद पहुंचते ही खाने पर टूट पड़ा, जिसकी खुद की शर्ट की 2 बटन बंद नहीं हो रही हैं। ये सुनते ही जहां बसल का मुंह बन गया, वहीं आस्था हंसने लगी। अधिकार भी मुस्कुरा रहा था। फिर सबने आवाज की तरफ देखा तो सीढ़ियों से मुस्कुराती हुई एहसास आ रही थी। एहसास की बात तो कमाल की ही थी, पर अभी उसको देखकर सबका मुंह खुला का खुला रह गया था।
बसल तो कुछ ज्यादा ही हैरान था, क्योंकि उसे याद आ चुका था कि ये वही रेस्टोरेंट वाली लड़की है। दरअसल एहसास ने ब्लैक जीन्स पैंट और उसके साथ व्हाइट कुर्ता पहन रखा था। ना के बराबर मेकअप और बालों का बड़ा सा जूड़ा, एक हाथ में मेटल की बहुत सारी सिल्वर कलर की चूड़ियां, आंखों पर घर के अंदर भी उसने गॉगल पहन रखे थे। कुल मिलाकर वो किसी गुंडी से कम नहीं लग रही थी। खैर, हमारी एहसास को ऐसे ही रहना पसंद था, यह उसका स्टाइल था। लेकिन इन सबके लिए थोड़ा सा नया था। आस्था एहसास के पास आकर, क्या आपको ऐसे रहना ही अच्छा लगता है? मतलब आपके कपड़े और ये गॉगल? एहसास खुद को ऊपर से नीचे देखते हुए, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? अरे नहीं, आप तो बहुत अच्छी लग रही हैं। आस्था के कुछ कहने से पहले ही बसल ये सब बोल गया। सब उसे घूरने लगे। एहसास अपनी गॉगल थोड़ा नीचे करके, आपकी तारीफ? मैं बसल हूँ, अधिकार सर का बचपन का दोस्त, और एएसएस कंपनी में इनका मैनेजर भी, बस्सल ने हड़बड़ाते हुए कह दिया। एहसास कुर्सी पर बैठते हुए, ओह गुड। तभी अधिकार गुस्से से, ये जान पहचान खत्म हो गई हो तो क्या हम नाश्ता कर सकते हैं? मेरे पास सबकी तरह फालतू का टाइम नहीं है। इतनी भूख लगी थी तो खा लेते। ये खाना देखकर इतनी देर से लार टपकाने की क्या जरूरत थी? खाम खा पानी पानी कर दिया। एहसास ने अपने सामने रखा ब्रेड बटर खाते हुए कहा। जहां आस्था और बसर मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगे, वहीं अधिकार दांत पीसते हुए, डिस्कास्टिंग। उसके घूरने पर वो दोनों भी नाश्ता करने लगे। अभी कुछ ही देर हुआ था कि फिर से एहसास खाना खाते हुए, मिस्टर हक, मिस्टर हक। जब सबने उसे ऐसे बड़बड़ाते हुए देखा तो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आस्था हैरानी से, एहसास, किसे बुला रही हो आप? आपके भाई को, और किसको? एहसास ने अधिकार की तरफ देखकर कहा। इधर अधिकार को उसकी कोई बात समझ ही नहीं आ रही थी। पर आप तो किसी मिस्टर हक को बुला रही हैं। कौन है? आस्था ने सवाल किया। अरे, आपके भाई के नाम का सिंपल मीनिंग हक होता है ना, तो वही। वैसे भी इनका नाम इतना बड़ा है कि मैं बोलते बोलते थक जाऊंगी, बस इसलिए छोटा कर दिया। मिस्टर हक क्यूट है ना? एहसास ने बड़ी सरलता से कहा। जहां आस्था को उसके लॉजिक पर हंसी आ गई, वहीं अधिकार, आप बोलते हुए थकती भी हैं? अब बसल तो बिना बोले रह नहीं सकता था। उसने भी चहकते हुए, जो भी बोलो सर, पर औसम है ये। यार, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मिस्टर अधिकार से मिस्टर हक, मतलब गजब, कमाल कर दिया। यह कहकर बसल और एहसास हाई फाई करने लगे। आस्था भी हंसने लगी, पर अधिकार के घूरते ही सब चुप हो गए। अभी तक एक ही नमूना देखा था, अब एक साथ दो दो देख रहा हूँ। अधिकार ने एहसास और बसल को घूरते हुए कहा। एहसास ने एक आईब्रो उठाकर उसे देखते हुए कहा, इसे स्मार्टनेस बोलते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा। रहने दीजिए। बसल धीरे से, राइट। अधिकार फिर कुछ बोलने को होता है तभी, एहसास उसे टोकते हुए, मिस्टर हक, मुझे जॉब करनी है। तो मैं क्या करूं? अधिकार ने हैरानी से कहा। आपके ऑफिस में चाहिए। व्हाट? अधिकार ने हैरान होते हुए कहा। व्हाट नहीं, थॉट। ये अंकल का थॉट है। नो, डैड को पता है कि मुझे तुम्हारे जैसे लोग अपने ऑफिस में नहीं पसंद है। वहाँ सिर्फ वो लोग होते हैं जो टाइम की वैल्यू करते हैं। और डैड कभी मेरे खिलाफ जाकर किसी को, अधिकार बच्चे, एहसास को अपने ऑफिस में कोई अच्छी सी पोस्ट दे दो। उसको ज्यादा तंग मत करना। और हाँ, ये मेरी रिक्वेस्ट नहीं, मेरा ऑर्डर है, समझे? एहसास ने बात खत्म होते ही अतुल जी की रिकॉर्डिंग बंद कर दी। अधिकार का तो मुंह ही बन गया। मिस्टर हक, सुन लिया ना? मुझे लगा कि कहीं आप मेरी बात पर ट्रस्ट ना करें, तो इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग कर ली थी। ये कहकर एहसास चाय की चुस्कियां लेने लगी। अधिकार झटके से कुर्सी से उठकर, फाइन, पर मुझे लेट होने वाले लोग पसंद नहीं है। वैसे आज तो आप खुद लेट हैं, एहसास ने बिना उसकी तरफ देखे ही कहा। उसकी बात सुनकर अधिकार ने घड़ी देखी तो सच में आज वो लेट था। उसने गुस्से से बस्सल की तरफ देखकर, 10 मिनट है तुम्हारे पास, सिर्फ 10 मिनट। ये कहकर वो एहसास को घूरकर बाहर की तरफ निकल गया। इधर एहसास मजे से चाय पी रही थी, वहीं बस्सल बगल में बैठी आस्था के कान के पास जाकर, आज तक मैंने अधिकार सिंघानिया को ही लोगों की बोलती बंद करते देखा था। आज पहली बार किसी ने उसकी बोलती बंद की है। मेरा तो दिल बाग बाग हो गया। ये कहकर बस्सल और आस्था हंसने लगे। क्लोजअप का एड बंद करके जल्दी से ऑफिस पहुंचिए, वरना आपके बॉस आपके बाग में अपने गुस्से की आग लगा देंगे। एहसास ने बिना बस्सल की तरफ देखे ही यह बात कह दी और अपना गॉगल एडजस्ट करके बाहर की तरफ निकल गई। बस्सल की तो सांसें अटक गई थीं,
क्योंकि अधिकार सच में बहुत गुस्से से ऑफिस के लिए निकला था। और वहीं अगर वो टाइम पर पहुंचा नहीं तो सच में आज बिना बारात के उसकी बैंड बज जाएगी। ठीक है छोटी, शहीद होने से बचा तो फिर मिलूंगा। ये कहकर वो भी एहसास के पीछे बाहर भाग गया। वहीं आस्था अपना पेट पकड़कर हंसने लगी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।